इधर अरुंधति को कबीले में आए हुए 15 दिन बीत चुके थे। काम जोरों से चल रहा था। लगातार घर तैयार हो चुके थे। ये लोग काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी लगन से अपने घरों को तैयार कर रहे थे। अब पहले जैसे इन लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं थी, सभी के चेहरे पर एक उत्साह और उमंग साफ दिखाई दे रहा था। अरुंधति उन लोगों के कामों का निरीक्षण कर रही थी। देवी तभी एक व्यक्ति अरुंधति के पास आया और एक तलवार उनके हाथ में देते हुए कहा, ये देखिए क्या है, ये आपके मन मुताबिक हथियार तैयार हो चुका है। अरुंधति ने उसके हाथ से तलवार ले ली और उसका निरीक्षण करने लगी। तलवार की बनावट बेहद ही सुंदर थी। उसे तलवार की मुट्ठी की तरह आकृति खुदी हुई थी। यह बहुत ही सुंदर तलवार है। बस इस तलवार की धार निरीक्षण करना है और देखना है कि वह दुश्मनों का गला कितनी आसानी से काट सकती है। ये कहते हुए अरुंधति ने एक पेड़ के पास जाने लगी। वह न ज़्यादा मोटा था न चौड़ा। उसी के पीछे वे लोग भी जाने लगे। अरुंधति ने अपनी तलवार को सामने किया और हाथ में लहराया और तलवार का बार पेड़ पर कर दिया। पेड़ अंदर तक गहराई से कट गया। अरुंधति बहुत ही सुंदर है। अरुंधति तलवार को देखकर बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही थी। आती भी क्यों न, उसकी सारी जिंदगी तो तलवार बम और गनों के बीच ही गुजरी थी। यह तलवार मैं ले रही हूँ, ये कहते हुए अरुंधति अपनी कमर से मुद्राओं की थैली निकाल कर तलवार बनाने वालों के हाथ में पकड़ा दी। नहीं देवी, यह मैं नहीं ले सकती, और यह जो कुछ भी है सब आप ही का तो है। उसने जल्दी से हाथ जोड़िए। नहीं, ये तुम लोगों की मेहनत की कमाई है, तुम्हें ये लेना ही होगा। तभी अरुंधति कुछ सोचते हुए कहने लगी, अगर तुम्हें मैं कुछ हथियार के चित्र बना कर दूँ तो क्या तुम मेरे मुताबिक हथियार बना दोगे? जी देवी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही करेंगे। वह हथियार वैसे तो तैयार हो जाएंगे। उस आदमी ने आदर से सर झुकाते हुए कहा। बहुत अच्छे से अरुंधति तलवार को देख देख कर खुश हो रही थी। तभी कुछ लोग उसके पास आते हुए दिखाई दिए। देवी, आपने जैसा कहा था वैसा नहर के पास मैदान तैयार कर दिया गया। कृपया करके एक बार निरीक्षण कर ले। अरुंधति ने उन लोगों से कहा, ठीक है, चलिए मैं वह मैदान भी देख लेती हूँ जो खेती के लिए बनाई गई है। माया, सोना और अरुंधति उन लोगों के साथ उस स्थान पर चली गई जहाँ पर खेती के लिए मैदान तैयार किया गया था। राजमहल में राज अपने निवास स्थान पर बैठा राज्य से संबंधित पत्र और पत्रिकाएं देख रहा था। तभी एक दास उसके कमरे में आता हुआ कहने लगा, राजकुमार राज की जय हो, कैसे आना हुआ? राजकुमार राज ने बिना उसको देखते हुए उससे पूछा। राजकुमार, अभी आपको रानी माँ ने अपने महल में बुलाया है। उन्होंने संदेश दिया है कि आप तुरंत उनके कहने पर उनके महल में उपस्थित हो जाए। दास ने रानी का माँ का आदेश राजकुमार राज को सुनाया। रानी माँ ने बुलाया। उसने अपने कार्यों को रोकते हुए हैरानी से दास को देखा और कहने लगा, माँ ने कभी भी उसको इस तरह नहीं बुलाया था। ऐसी क्या बात होगी? उन्होंने तुरंत हमें महल बुलाया। तुम चलो, हम आते हैं। उस दास को कमरे से जाते ही चेतन उसके कमरे में आया। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, रानी माँ ने मुझे तुरंत महल बुलाया। राजकुमार राज अपनी जगह से उठते हुए कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए। क्योंकि चेतन उनका अंगरक्षक था, वह भी उनके पीछे जाने लगा। जल्दी वो रानी माँ के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। रानी माँ, अंदर आने की आज्ञा है। राजकुमार ने दरवाजा, एक सोने से मढ़े हुए दरवाजे को खटखटाते हुए कहा। हाँ राजकुमार, आप अंदर आ सकते हैं। अंदर से रानी माँ की आवाज़ आई। राजकुमार राज और चेतन उनके कमरे के अंदर आई। उन दोनों के अंदर आते ही रानी माँ के कमरे की सारी दासियाँ कमरे से बाहर चली गई। राजकुमार राज और चेतन ने उन्हें अभिवादन किया। रानी माँ अपनी जगह पर उठते हुए कहने लगी, चेतन आप कुछ देर बाहर प्रतीक्षा करें और जाते ही दरवाज़ा बंद कर दे। उसकी बात सुनकर चेतन तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। राजकुमार राज हैरान हो रहा था कि उसकी माँ ने कभी इस तरह से उसे नहीं बुलाया था। आज उसकी हरकतें कुछ अजीब थी। आप अपने स्थान पर बैठे। राजकुमार राज, हमें आपसे कोई ज़रूरी वार्तालाप करनी है। ये कहते हुए खुद एक शानदार कुर्सी पर जाकर बैठ गई। राजकुमार उनके बैठते ही दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और अपनी माँ की तरफ देखने लगा। हमने आज आपको बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया। हमें आशा है कि आप हमारी बात का मान भी रखेंगे। राजकुमार रानी ने राजकुमार राज को देखते हुए कहा। राजकुमार राज हैरान था, अपनी माँ को देख रहा था। माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, आप आज्ञा तो दें। तो ठीक है, आप आज से राजकुमारी नयन के कमरे में ही रहेंगे और मुझे 6 महीने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी की खबर मिलनी चाहिए। रानी ने अचानक ही धमाका कर दिया। क्या राज पर पाट टूट गया और उसका सुर घूम गया। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? क्या मैं गलत कह रही हूँ? वह आपकी पत्नी है और ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनको पूरा पत्नी का होने का अधिकार दें। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आपकी संतान इस दुनिया में आए। रानी अपनी जगह से खड़े होते हुए कमरे में टहलते हुए कहने लगी, हालांकि तुम्हारे पिता और मेरी इच्छा थी कि तुम्हारी संतान राजकुमारी अरुंधति से हो। उस जैसी राजकुमारी होना बड़े गर्व की बात है। क्योंकि अब आपने उनसे अलगाव ले ही लिया है, तो इस वक्त राजकुमारी नयन आपकी पत्नी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से आप
उनके साथ रात्रि बिताई। ये कहते हुए रानी अपनी जगह जाकर बैठ गई और राजकुमार राज को देखने लगी, जिनके चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। आपने हमें जवाब नहीं दिया। माँ, मुझे ये नहीं होगा। राजकुमार राज अपनी जगह से खड़े हो गए और कमरे से जाने लगे। रानी राज को जाते हुए देखकर कहने लगी, राजकुमार राज, यह मेरी आज्ञा है। आज से आप अपनी रात्रि राजकुमार नयन के साथ बिताएंगे और जब तक बिताएंगे तब तक इस राज्य का उत्तराधिकारी न मिल जाए, ये हमारी आज्ञा है। आप इसको मना नहीं कर सकते। राजकुमार उनकी बात सुनी और सर झुकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उनके जाते ही सारी दासियां कमरे के अंदर आ गई। रानी की एक खास दासी से कहा, जाकर राजकुमारी नैन से कह दो, आज अपने कक्ष को फूलों से सजा दे और सारे कमरे को सुगंध से महका दे। आज से राजकुमार आज उनके कक्ष में ही उनके साथ रहेंगे। रानी का संदेश सुनकर दासिया तुरंत वहां से निकल गई। वही दूसरी तरफ अरुंधति आज अपने निवास वापस आ रही थी। वो बहुत ही खुश थी। आज उसे 1 महीना हो गया था। यहाँ आए हुए उसे जल्दी से अपना घोड़ा तैयार किया और माया और अरु जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वही कबीले वाले उदास थे। आप लोग उदास न हो, हम 15 दिन के अंदर आप लोगों से मिलने आते रहेंगे, क्योंकि अब मुझे हथियारों का व्यापार भी करना है। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी तो मिलना चाहिए। ये कहते हुए अरुंधति और माया तेजी से जंगल से बाहर निकल कर तेजी से देवराय के महल में प्रवेश करने की तैयारी करने लगी। आज अरुंधति अलग ही उमंग और उत्साह में थी। जब से उसे पता चला था कि हर्ष का पिता राज है, उसके दिल की लाइन अलग धड़क रही थी। उसके होठ बार बार मुस्कुरा रहे थे। वही माया हैरान थी अरुंधति को देखकर कि वह इतनी प्रसन्न क्यों है। आज उनके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जल्द ही माया और अरुंधति राय निवास के अंदर प्रवेश करती हैं। वहाँ की दासी वहाँ काम कर रही थी। अरुंधति और माया को देखते हुए तुरंत उसके पास जाकर अभिवादन किया। अरुंधति ने मुस्कुराते हुए दासी से कहा, सब लोग कहाँ हैं? जी, वे लोग सब निवास के बड़े हॉल में हैं। मालिक से कुछ लोग मिलने आए। अरुंधति उसके बाद सुनकर तेजी से हॉल की तरफ बढ़ गई। वही माया अरुंधति के कमरे की तरफ चल दी ताकि कमरा अच्छे से तैयार कर लिया जाए। देवराय के सामने कुछ लोग बैठे थे। देवराय के पास रखी मेज पर ढेर सारे सुंदर डब्बे रखे हुए थे। देवराय और वे लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। वही अरु के दोनों भाई भी उनकी वार्तालाप में शामिल थे। तभी अरुंधति कमरे में आते हुए तेज आवाज में चिल्लाई, पिताजी। अरुंधति की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। देवराय प्रसन्नता से अपनी जगह से खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए तेजी से अरुंधति की तरफ बढ़ गए। अरुंधति भी तेजी से अपने पिता की बाहों में समा गई और कसकर उन्हें गले लगा लिया। देव उसे अपने गले से अलग करते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहने लगी, पुत्री, अब इतनी दिन दूर मत रहा करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इतने दिनों से एकांतवास में रहिए। कहते हुए देवराय ने उसके माथे को चूम लिया। अरुंधति ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। और ये लोग कौन है? अरु वही बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हुए अपने पिता से पूछा। देवराय ने उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो पत्थर तुमने आभूषण बनाने के दिए थे, ये उन्हीं के कारीगर हैं जो वे आभूषण लेकर आए हैं। अरुंधति ये सुनते ही तेजी से उस मेज की तरफ बढ़ी और एक डिब्बा खोलकर देखने लगी। अद्भुत, अति सुंदर। अरुंधति उत्साह से भरी आवाज में चिल्लाई, पिताजी देखिए ना। वह अपने पिता को आभूषणों का डिब्बा दिखाने लगी जिसमें हर तरह के आभूषण मॉडल जमाने डिजाइन किए गए थे। उसके भाइयों ने जब आभूषण को देखा तो उसकी भी आंखें चमक उठी। अरु, ये तो बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर कि अभी तक मैंने ऐसे आभूषण कभी भी नहीं देखे। ये अद्भुत है। दोनों भाई आभूषणों को देखकर उत्साहित हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही मेहनत की। अरुंधति खुशी से चिल्लाई। वे लोग अरुंधति को बच्चों की तरह व्यवहार करते देखा तो मुस्कुराने लगे। अरुंधति जल्दी से उनके पास आई और कमर में बंधी मुद्राओं की थैली निकाल कर उन लोगों के हाथ में देते हुए कहने लगी, ये आप लोगों का इनाम है। इनाम पाकर कारीगर बड़े ही प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। इधर अरुंधति ने उन सुनहरे डिब्बों से आभूषण निकाल कर अपने गले पर रख देती है और अपने भाइयों से पूछ रही थी वह कैसी दिख रही है। उसके भाई भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उस कमरे में उसकी माँ हर्ष के लिए आते हुए दिखाई दी। अरुंधति ने तेजी से हर्ष को देखकर उसके पास आई और उसे अपनी गोद में ले लिया और उसके दोनों गालों को चूमने लगी। हर्ष अपनी माँ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह 2 साल का होने वाला था, अब बस चलने लगा था। सब कुछ शब्दों को बोलना भी शुरू कर दिया था। उसने अपनी माँ को देखा तो दोनों हाथ अपनी माँ के गले में डाल दिए। माँ, आप कैसी हैं? अरु ने हर्ष को प्यार करते हुए अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और देवराय के पास जाकर बैठ गई। और अरु ने ठंडी सांस ली और उसकी माँ ने उससे पूछा, नाराज है? वह जाकर अपनी माँ को मनाने लगी। वह माँ थी, वह जल्दी ही मान गई। तभी देवराय ने कहा, पुत्री, महल से 2 बार बुलावा आ चुका है। एक बार तो खुद राजकुमार राज आए थे आपको महल ले जाने के लिए। राजकुमार राज का नाम सुनकर अरुंधति के दिल में अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली घुल गई
उसने जल्दी अपना चेहरा हर्ष के शरीर में छुपा लिया ताकि कोई भी उसका लाल चेहरा न देख पाए। तो आपको क्या क्या उत्तर दिया पिताजी? अरुंधति वैसे ही हर्ष को गुदी गुदी करते हुए पूछा, कल हम दोनों को ही राजमहल में प्रातः चलना होगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी बात है, कुछ राज्य संबंधी बात है जो राजा ने राजकुमार राज को खुद भेजा है। महल के जाने के नाम से राजकुमारी अरुंधति की आंखें चमकने लगी।